together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है सोसाइटी मैटर्स. दोस्तों आदाब, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. आज हम अपने प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स में फिर से एक नए मेहमान के साथ मौजूद हैं और आज हमारी खुशनसीबी है कि हम मोहतरमा मतीन साहिबा के साथ गुफ्तगू करेंगे और मोहतरमा मतीन साहिबा हमसे अपने जो नए तजुर्बात हैं एक नई संस्था चलाने के, बुज़ुर्गों के मौजू पर काम करने के, उनके तजुर्बात साझा करेंगी. मैम, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. बेहद शुक्रिया प्रोफेसर शाहिद. मैम, आपसे काफ़ी बातें करनी है क्योंकि आप बानी हैं दोबारा तंजीम की संस्था की, जो आज हैदराबाद शहर में एक बहुत ही मुतहर्रिक संस्था है. लेकिन मैं आपका बायोडेटा देख रहा था. जितनी मुतहर्रिक आपकी तंजीम है उतना ही शायद आपकी ज़िंदगी का सफ़र भी है. क्योंकि आपके मैं अगर सफ़र को देखूं तो आप पूरी ज़िंदगी में हालात बदलते रहे, लेकिन आप पढ़ती रही हैं और समाज के साथ काम करती रही हैं. जैसे मैं देख रहा हूँ तकरीबन 42 साल की उम्र में आपने MBA किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तकरीबन 64 साल की उम्र में 64 इयर्स की एज में आपने अमेरिका में जाके मास्टर्स इन जेरोंटोलॉजी किया. और मैं समझता हूँ 74 साल की उम्र में 74 इयर्स की एज में आपने जाकर दोबारा संस्था को बनाया. ये ऐसे कैसे कर लेती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सोचने का वक्त कम रहा और सोचने से पहले ही काम बनते रहे, ज़रिया बनता रहा. अभी समझ नहीं पाए थे, जबकि 18 साल में शादी हो गई, 19 साल में लड़का हुआ, 21वें साल में लड़की हुई. उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक था और मेरे साथी सब MSc कर रहे थे, कोई मेडिसिन कर रहे थे. मुझे बड़ा शौक़ था मेडिसिन करने का और मेरे वालिद किताबें भी देते थे कि लिख के ये बने. लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी या क्या था वो. अब शादी ब्याह हो जाने के बाद मेरे ससुराल वाले भी अंसारी है, अलीगढ़ से थे, लेकिन ये कि मौका बहुत इनकरेज करते थे लेकिन मौका नहीं लगा. ज़्यादातर फ़िज़िकल एक्टिविटी और पढ़ाई लिखाई एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग का शौक़ रहा. तो बच्चों के साथ साथ मैं उनको राइडिंग ले जाती थी, ख़ुद भी राइडिंग करती थी, स्विमिंग ले जाती थी तो ख़ुद भी करती थी. तो इस तरह से वो एक माहौल बना रहा कि एक्टिविटीज़ एंड एजुकेशन हैव टू गो टुगेदर. बहुत खूब. मैं ये भी देख रहा हूँ कि मोहतरम जस्टिस अंसारी साहब वो कोलकाता हाई कोर्ट के भी जज रही जी, है ना, और शायद आप भी उनके साथ उस वक्त बंगाल में होंगी. आपने तब बंगाल के समाज में भी काम करना शुरू किया, कुछ वहाँ बरसिलम बस्तियों में भी गई आप. तो कैसे देखती हैं हैदराबाद की? आप हैदराबाद में पली बड़ी, फिर आप बंगाल जा रही हैं, वहाँ पर काम कर रही हैं,
तो ये सफ़र में भी कोई फ़र्क देखती हैं आप दो समाजों में और अपनी ज़िंदगी में भी? कलकत्ता जब जाने का मौका लगा तो ऐसे लग रहा था हम किसी को जानते ही नहीं हैं कलकत्ता में, और 28 साल गुजर गए थे शादी के, और एक ही जगह रहते हुए हैदराबाद में पले गए, हैदराबाद में शादी हुई। ये फर्स्ट मूव था हमारा। और अंसारी साहब का ये था कि अगर गवर्नमेंट से कुछ ऑर्डर आता है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। हालांकि चॉइस था, उनके साथ वाले 3-4 लोग मना भी करे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे अपना हैदराबाद। हमारी छोटी लड़की कुछ तीसरी लड़की मेरी बहुत साल के बाद हुई, 15 साल के बाद हुई, तो उसकी पढ़ाई के खातिर ये बोले कि तुम यहीं पर रहो, मैं चला जाऊंगा। हम बोले नहीं, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। तो कलकत्ता पहुँचे और वहाँ 3 महीने एक होटल में रहे, और कोर्ट की तरफ से ही था, लेकिन वो होटल का मेनू, वो सब चीज़ बिल्कुल बच्चों को, मेरी बेटी को और शौहर को बिल्कुल याद हो गया था। और थोड़े थोड़े जब दिल करता था तो कहते थे, अरे भाई तुम वॉक को जाते हो तो कुछ उठा लाओ बाहर से, तो कुछ डिफरेंट होगा इधर। तो इस तरह से मुझे शौक़ कभी बाग बगीचे में अकेलेपन में वॉकिंग ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो कलकत्ते में भी हम लोगों से मिलने लगे, और स्लम एरियाज़ में, अर्बन स्लम्स तो बहुत ही है। तो मुझे ये लगा कि औरत का स्टेटस वहाँ पर ये था कि अब्बू बोलते, दादा बोलते, मामू बोलते, शौहर बोलते, पढ़ लिख के क्या करेगी, मेम बनेगी, घर ही तो संभालना है। बट ये नज़रिया मुझे बदलना था। तो ऑल इंडिया वहाँ का एक वुमेंस एसोसिएशन था, वहाँ की साहिबा के साथ जुड़ के मैं यही करती रही कि वॉकिंग जब जाती तो ये बुज़ुर्ग लोगों से बात करती थी, और जब बुज़ुर्गों से बात करने लगी तो ये महसूस हुआ कि उनको काफ़ी अकेलापन खाया जाता। एक घर में, एक आंगन में सब लोग हैं, लेकिन बुज़ुर्ग फिर भी अकेला पड़ जा रहा है क्योंकि उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं घर वाले। बहुत खूब। तो आप देखिए अपने ज़िंदगी को किस तरीके से जोड़ा दूसरों के साथ, है ना? और मैं समझता हूँ शायद ये वही उस तरह के तजुर्बात रहे होंगे जो आपने जाकर फिर दोबारा संस्था, जो बुनियादी तौर पे जितना मैं समझ पाया हूँ, बुजुर्गों के साथ ना सिर्फ काम करती है बल्कि उनको दूसरे नज़रिए से देखने की भी कोशिश कर रही है। तो मैम थोड़ा सा बताएं, मैं समझता हूँ लोगों को, हमारे दोस्तों को आज काफ़ी इजाफा होगा उनके इल्म में कि दोबारा संस्था क्या है। इसको मैं तंजीम कहूँ या एक मिशन कहूँ, क्या है दोबारा? दोबारा की पैदाइश तो ऐसे हुई कि है तो एक गैर सरकारी तंजीम, एक फलाही इदारा, लेकिन इस जर्नी पे सीनियर सिटीजन्स के अकेलेपन को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मसरूफियत के अजीब व गरीब मुनफरिद प्रोग्राम हम अंजाम देते रहे, और ये चाह रहे थे कि बुज़ुर्ग को अपने घर से ना निकालें। हर महल्ले में अगर एक एक्टिविटी सेंटर मिलता है, चुनाचे अब यहाँ GHMC के बहुत सारे हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, हॉल्स हैं। मैं GHMC से जाकर मिली भी, और हम एक सर्वे भी करे GHMC के लिए दोबारा, तो उसमें ये पता चला कि तकरीबन 100 सेंटर को हम गए। मालूम ये पड़ता है कि जब GHMC आपको अलॉट करता है ये सीनियर सेंटर चलाने की इजाज़त, तो उसमें आपको एक कमरा अपने घर में बताना होता। आप कमरा बता दिए, अब आपको एक न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, आपको सफाई की एक औरत मिल जाएगी, 4 कुर्सी, टेबल, कैरम बोर्ड, चेस, ये सब मिलता रहा। लेकिन ये महसूस रहा कि ये लोग दिल से नहीं कर रहे थे, बस ये चीज़ ले लिए, महीने के 3,000 जो भी है सफाई वाली के आ रहे हैं, अब आप कमरे को ताला डाल दिए। और जहाँ चल रहे थे वहाँ सिर्फ मर्दाने का आना जाना था, क्योंकि न्यूज़पेपर रहता, आए बैठे पढ़े, गपशप करे, कोई चाय मंगा दिए, पी लिए, चले गए। लेकिन एक एनर्जाइजिंग एक्टिविटी जिसके लिए कोई इंसान खुशी से आए और बोले कि आज ये मुझे सीखना है, आज ये एक्टिविटी हो रही, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो रिपोर्ट भी हम GHMC को दिए। उसके बाद ही 2014 में ये इदारा मैं काम शुरू करी इस फील्ड में। जैसे
यूएस से वापस आ गए थे हम लोग और आते जाते रहते थे, लेकिन एक डॉक्टर विजय यलदांडी, वो भी शिकागो के हैं और कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर हैं। उनको ये लगा कि इसमें दम है, ये चीज़ आगे बढ़ सकती। तो हम उसको क्या किए कि सीनियर रिक्रिएशन एंड डे केयर बोल के उन्हीं के जुबली हिल्स में उनकी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर उन्होंने हमारे को इजाज़त दिए थे कि यूज़ करें। काफ़ी दिलचस्प है ये। तो दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। आप सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. A quote by Martin Luther King Jr. बदसूरत इंसान का हुस्न इल्म है। चाणक्य। जीवन का लक्ष्य है सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करना। स्वामी विवेकानंद। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. दोस्तों, हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा से, और वो अपना सफ़र हमसे साझा कर रही थी कि किस तरीके से दोबारा एक तंजीम क़याम में आई। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्पी इसमें है कि दोबारा आम तंजीमों के मुकाबले में कैसे अपने आप में मुख्तलिफ है। वो इशारा कर रही थी कि इदारे तो बन गए हैं, बुज़ुर्गों के साथ काम करने वाले शेल्टर होम्स बन गए हैं, सरकार ने बना दिए हैं, लेकिन कारकर्दगी बहुत काबिल कबूल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। दोबारा ने उसने एक नए तसव्वुर को जोड़ा है, एक दोबारा से सोचने का मौका दिया है। तो मैम, आगे इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले छोटा सा उसमें शायद मुझे लग रहा है कि ये लफ्ज़ दोबारा भी है ना, अपने आप में आपके काम को बताता है कि कुछ नया सोचने की आप कोशिश कर रही हैं। जी। तो ये नाम कैसे आपके जहन में आया कि इसका संस्था का नाम, तंजीम का नाम दोबारा रखा जाए? जी, दोबारा फिर से एक बार। तो ये नाम, मेरी लड़की 13 साल की थी, लेकिन वो बोली, अम्मा आप दोबारा नाम रखने से आप हर काम कर सकते। आपको दिलचस्पी है सीनियर सिटीजन से, वो हो सकता। यूजिंग एन आइटम वंस अगेन, यानी रिसाइकलिंग जो आजकल इतना है, एनवायरनमेंट बचाने की कोशिश है,
वो भी आप कर सकते हैं दोबारा में। तो ये छोटी सी लड़की ने ये नाम दिया और हम फौरी वो नाम को पेटेंट कर दिए, ऑल कैपिटल्स DOBARA। तो अब जब से ये शुरू हुआ तो दोबारा में सीनियर्स को एक मौका दिया जाता है कि भाई आपकी सलाहियत, आपका तजुर्बा आप यंगस्टर्स के साथ शेयर करो। तो इसमें इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग बहुत हो जाती। तो हमारे हर इवेंट पर हम कॉलेज और स्कूल के बच्चों को बुलाते हैं। अब घर में भले ये बच्चे ना करें, लेकिन जब बाहर देखते हैं बुजुर्गों को और गाड़ी में से उतरने तकलीफ हो रही है, चल फौरन हाथ बढ़ जाता, फौरन नरमी पैदा हो जाती और ये लोग आपस में बॉन्ड करते। इसी तरह दोबारा में और एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट करते हैं जिसका नाम है दोबारा अलमारी। अब मानिए आप थक गए हैं, अपना कुछ बर्तन का इस्तेमाल है, कपड़े का है, फर्नीचर का है, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो वो दोबारा को आ जाता है। अब उसको अगर हम थोड़ा सा ठीक करके हमारे दोबारा अलमारी में लगा देते हैं विद अ प्राइस टैग, तो जो इंसान को ज़रूरत है, अच्छा माल है लेकिन कम कीमत पे मिल रहा है, तो वो लेके जाते हैं। दिस इज़ द वे वी फंड आवरसेल्व्स। ये हमारा फंडिंग सोर्स है। और बेगम अनीस खान जो गुजर गई, नसर स्कूल की हेड, उन्होंने हमारे फर्स्ट मेंबर बने। उन्होंने बोले मतीन मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ में दम है, ये काम बढ़ सकता, तो लिहाजा मैं तुम्हारी फर्स्ट मेंबर बनती हूँ। जब उन्होंने हमको 3,000 रुपये का चेक दिए और दे दिए, लेकिन हमारे दिमाग में जब फिर भी ये नहीं आई बात कि हमको ये सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू रखना है। हम बहुत एक्टिविटीज़ में पड़ गए और हर इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहता था क्योंकि लोग बहुत इन्जॉय करते थे। अब धीरे धीरे दोबारा अलमारी का कॉन्सेप्ट लगा, लेकिन वो भी फंड्स नहीं। और एक चीज़ आपसे ये बताऊं कि मुझे दोबारा शुरू करते वक्त ये महसूस हुआ कि गुर्बत में अकेलापन नहीं है, रईसी में ज़्यादा अकेलापन है। बहुत खूब जी, बहुत अहम बात है ये। तो अब हमारा टारगेट ऑडियंस ये नहीं कि हम सिर्फ गरीबों में काम करें जैसे आम NGO करते हैं, नहीं, हम वैसे नहीं करते। हमारा टारगेट ऑडियंस वो है जो कि कुछ अफोर्ड कर सकते, कुछ दिल से अपने दे सकते और पढ़े लिखे हैं और काम भी कर सकते, लेकिन मजबूर है। अब जैसे बुढ़ापा का एक्सेप्टेंस भी तो कोई चीज़ है, तो हम 40-45 साल से वही आपको सिखाना चाहते हैं दोबारा पे, क्योंकि 3-4 जनरेशन मिलके भी आते हैं दोबारा पे पार्टिसिपेशन के लिए। तो अब यहाँ ये सिखाते हैं कि भाई आपको अपना लाइफस्टाइल अभी से बदलना है, अवेयरनेस अभी से लाना है, और ये नहीं कि अब मैं 60 साल की हो गई तो चाबी बहू को दे दिया और किस्सा ख़त्म, वो वाली बात नहीं। अब धीरे धीरे, और हमारा जब सफ़र रहा वेस्ट का, तो ये नोटिस करें हम कि वहाँ के लोग अपने आप पे काफ़ी वक्त देते हैं और डिपेंडेंसी कम है। यहाँ पर क्या है, अरे मैं तो अब बूढ़ी हो रही हूँ, तो ये है कि ड्राइवर आए तो बाहर लेके जाएंगे, कोई हाथ पकड़े तो लेंगे, पानी की आवाज़ देंगे तो खुद उठ के नहीं लेंगी, कोई भाग के आ जाएगा बच्चा। तो इसमें जाके अपने सीनियर सिटीजन्स थोड़े तंदुरुस्त नहीं रह रहे हैं जी। तंदुरुस्ती का राज एक्टिविटी है जी। मैं समझता हूँ मैम कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में आबादी में तब्दीली आ रही है, मगरबी ममालिक में हमने देखा कि एजिंग, तो अब उनके यहाँ बुजुर्ग आबादी की आज वही बड़ी तादाद है, लेकिन ये सूरत हाल अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो गई है। ख़ास तौर से हमारी जो साउथ की पूरी रियासतें हैं, आज हम उनमें देख रहे हैं कि मुसलसल जो परसेंटेज है, जो तनासब है बुज़ुर्गों का, वो बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो दोबारा संस्था के जो आपके अभी हैदराबाद शहर के तजुर्बात हैं, इस तजुर्बात के बुनियाद पे आप किस तरह का ये भी सोचती हैं कि अब सरकार के एतबार से भी, है ना, समाज में तो एक तब्दीली आ ही रही है, सरकार को भी कुछ और अलग तरीके से मुझे लग रहा है अब सोचना होगा।
बुजुर्गों के इस एतबार से भी और बदलती हुई आबादी के एतबार से, तो कुछ आप उस पर रोशनी डालना चाहेंगी कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, सरकार क्या करे? जी, ये बहुत अहम सवाल है। और ये अगर बुजुर्ग लोग अपनी उम्र अच्छे से गुजारें तो सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है वो। एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हर टाइप का फोरम, ये सब मिलजुल के काम करें तो ही ये बढ़ सकता। ट्रांसपोर्टेशन, तो अब हमारी तरफ से ये हो रहा है कि एप्लीकेशंस जा रहे हैं कि भाई आप कुछ 11 बजे के लगभग ऐसी एक सर्विस शुरू करो। बस में चढ़ने को बुजुर्ग बहुत तकलीफ है, तो रैंप है, आजकल टेक्नोलॉजी हर चीज़ की है, लेकिन वो मेंटेन करना, वो अफोर्ड करके लाना और पब्लिक तक पहुंचाना, तो ये हम चाह रहे हैं। और एक कोशिश हम ये भी करें कि चंद स्कूल से बोले कि भाई आपके स्कूल बस खड़े ही रहते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा मसला है सीनियर सिटीज़न को, आजकल ऊबर वगैरह आ गया है, लेकिन वो भी चैलेंज है कि भाई मैं फ़ोन पे बुक नहीं कर सकती। अब आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास जब इवेंट होता तो ऊबर से भी हम कई बार ये बोले कि एक हम अगर ट्रिप बुक कर देते हैं किसी सीनियर को अपने फ़ोन पे, लाइन लगी है सीनियर्स की दूसरे, हम वही फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, फिर दूसरा फ़ोन लेके करना, शायद उनके फ़ोन पे वो ऐप रहता नहीं रहता। तो हम ऊबर से भी ये लिखे हैं कि भाई आप ऐसे सोचिए कि आप एक नंबर ऐसा कर दीजिए कि सीनियर सिटीज़न अगर उसको कॉल करिए तो आपका ही आदमी खोज करके मालूम कर ले ये क्या लोकेशन है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, सिंपल हो जाता। तो दे आर नॉट यूज़र फ्रेंडली बहुत सारे ऐप्स, और उतना बारीकी से, अब छोटे छोटे बटन है, एक दबाने जाओ तो कहीं और पड़ जाता है हाथ, तो बड़ी मुश्किल होती। तो ये भी हम मरहला पेश करे हैं। और रहा, ये तो ट्रांसपोर्ट की बात होगी, अब रहे होटल्स या आपके शॉपिंग मॉल्स वगैरह, वहाँ पर भी हम लोग इवेंट्स करते हैं और जाके देखते हैं कि ये सीनियर फ्रेंडली है या नहीं। अब आपको अगर लिफ्ट पकड़ना है ऊपर, तो सीधा गाड़ी बेसमेंट में जाएंगी, अंधेरा रहेगा, वहाँ से आप उतर के फिर लिफ्ट में जाओ। बुजुर्ग आदमी अकेला अंधेरे में कैसे होगा ये? तो अगर एंट्रेंस पर ही कुछ ऐसे इंतज़ाम हो, जैसे हम लोग जीवी के मॉल में 2018-19 में करे थे एक इवेंट, इतने खुश हुए थे बुजुर्ग लोग, क्योंकि सब स्टूडेंट्स सामने खड़े थे, वहीं से अंदर लेके जाके उनको ऊपर लेके गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहाँ भी जाना था। रेस्टोरेंट में जाके नेगोशिएट करें हम लोग कि भाई ऐसे खाना दीजिए आप कि हर कोई अफोर्ड भी कर सके। और वो सीनियर्स को एक बड़ा वो है कि सीनियर सिटीज़न से पैसे लोगे, सीनियर सिटीज़न को डिस्काउंट नहीं दोगे, एक हक़ बनता समझते हैं जी। तो उसमें बड़ी मुश्किल हो रही हर काम में। ट्रेन ट्रैवल में भी आजकल सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट बता रहे हैं, लेकिन है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक हो गया है कि हम दे रहे हैं डिस्काउंट, लेकिन इट्स नॉट रियली एडमिसिबल और कमेंडेबल। जी हाँ, क्योंकि अभी तक हमारे समाज ने बुजुर्गों को घर की चार दीवारी में ही देखा है कि उम्र हो गई है, बस आप यहीं हैं और घर के कुछ बच्चे आपकी मदद के लिए रहेंगे, शायद उसी में दुनिया बांधती। लेकिन आपका तजुर्बा मगरिब का भी रहा है, बल्कि अमेरिका का रहा है। वहाँ किस तरह की सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज? क्या शायद वो उनकी, क्योंकि उनकी तो बड़ी आबादी बुजुर्गों की है, क्या हम उससे कुछ सबक ले सकते हैं? प्रोफेसर साहब, एक तो माइंडसेट अलग है, आपका नज़रिया जिससे आप अपनी बढ़ती उम्र को देख रहे हैं वो अलग है। अब यहाँ प्लानिंग नहीं है। अब जैसे वहाँ पर एक तो रिटायरमेंट एज नहीं है जॉब्स में। अब नॉर्मली इंसान बोलता 65 के हो गए भाई, हम बहुत काम कर लिए ऐसे, लेकिन अगर वो करना चाहे तो उनको एक है तरीक़ा करने का। यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में लगा है, तो आप जैसे जॉब छोड़े तो ऐसे लगता कि मेरा सर्कल कम हो गया, सोशलाइजेशन, मेरा आना जाना बाहर अब कोई मायने नहीं रखता।
दोस्त अहबाब, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो जाता और आपका भी मोबिलिटी इश्यूज हो जाते, कान से कम सुने आ रहा है, नज़र से कम दिख रहा है। तो ये सब चीज़ों का एक्सेप्टेंस लेना और उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। तो ये भी दोबारा सिखाता है। दोबारा के पास खुद एक ऑडियोलॉजिस्ट है, दोबारा के साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जुड़े हैं। ये नहीं कि कुछ है, अब हम उनको रेकमेंड करते, उन्होंने अपना काम करते, तो ऐसे ये ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लिविंग वेस्ट में बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं मैम आपकी बातें, और मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी सूदमंद, फ़ायदेमंद होंगी हमारी ऑडियंस को। फिर एक थोड़ा सा वक्त हो चुका है ब्रेक का, एक वक्फे का, और आप देखते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। जल्दी फिर हम बात करेंगे मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा से। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। You are listening to Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र साहब से। बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में हुआ। उर्दू गजल की दुनिया में उनका नाम निहायत एहतराम के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी में मोहब्बत, इंसानी जज्बात, तन्हाई, यादें और जिंदगी की तल्खो शीरीन हकीकतों का खूबसूरत इजहार मिलता है। उनका अंदाज़े बयान बहुत सादा, दिलकश और आम आदमी के दिल को छू लेने वाला है। बशीर बद्र साहब ने उर्दू गजल को नए अल्फाज और नए एहसास दिए। उनकी शायरी में तहजीब, मोहब्बत और इंसानियत की खुशबू महसूस होती है। उनके चंद मकबूल अशार सुनिए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और एक और मशहूर शेर, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गली मिलोगे तपाक से, ये नई मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। और ये शेर भी अहली ज़ौक़ में बहुत पसंद किया जाता है। उजाली अपनी यादों की हमारी साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र साहब की शायरी आज भी अदब की शायकीन के दिलों में जिंदा है और नई नस्ल के शायरों के लिए मशाली राह बनी हुई है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम शख्सियत के साथ। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। दोस्तों वापस आते हैं फिर से अपनी गुफ्तगू में। दोबारा के हवाले से मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा हमें बहुत बारीकी से बता रही हैं कि कैसे न सिर्फ ये मौजू आज अहम है, बुजुर्गों के साथ काम करना अहम है, बल्कि नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मैम आपने काफ़ी मगरिब के हवाले से बताया, अमेरिका के ख़ास तौर से हवाले से बताया, और हमारे यहाँ जो सूरत हाल है ये है।
मैम पिछले सालों में इस पूरी दुनिया ने कोविड को भी देखा है और कोविड ने जिस तरह की तबाही मचाई, और मुझे लगता था कि क्योंकि मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म हूँ और कोविड ने हमें कई चीज़ों पे एहसास भी कराया है कि भले हम कहें कि हमने आज बड़े बड़े हमारे शहर हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन ये सब नाकाम हो जाते हैं जब बड़ी तादाद में मरीज़ आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में बुज़ुर्गों का मामला और मैं समझता हूँ उनकी परेशानी और शिद्दत अख्तियार करती है। मगरिब में तो संभाला कोविड में, वरना उनकी जिस तरह की बुज़ुर्गों की आबादी थी शायद कोविड की वजह से और मोर्टेलिटी और ज़्यादा होती, लेकिन उन लोगों ने संभाला। शायद इस वजह से संभाला कि उनकी, जैसे आपने कहा, प्लानिंग है, उनके अस्पताल, उनकी हेल्थ सर्विसेज उस तरह की थी। अब मैं अपने हिंदुस्तान को देखता हूँ, बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, बीमारियां आती जाती हैं। इसके एतबार से अगर हम देखें तो हेल्थ सर्विसेज में हमें किस तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है? हमें लगता है कि हमें हेल्थ को भी एक दूसरे नज़रिए से अब देखने की ज़रूरत होगी। हेल्थ के मामले में दोबारा की तरफ से ये हम मैसेज पहुंचाते हैं सबको कि देखिए भाई, आपकी ज़िंदगी बढ़ रही है और हर एक आदमी को जब दुनिया में आया है तो जाना ही है। तो पहले ये समझ लीजिए कि मुझे आगे जाना है और एक दिन मरना ही है, रुखसत होना है। तो अब इस मामले में हमारे पास कई सेमिनार हम ये करें कि भाई आप हेल्थ के मामले में बच्चे बुजुर्ग को देखते हैं और गिल्टी फील करते हैं, अरे दुनिया क्या बोलेगी, फौरन रश करो, इमरजेंसी को ले जाओ। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इमरजेंसी जाने की ज़रूरत ही नहीं है बहुत सारे चीज़ों को। अगर आपका इरादा पक्का है कि मैं अपने अतराफ़ के लोगों को इत्मीनान दिलाऊंगा, तो हमारे जो वकील हमारे साथ जुड़े हैं वो समझाते हैं कि आपके एडवांस डायरेक्टिव्स है, आपके लास्ट विशेस है, आपका विल है, ये सब आप जितना जल्दी हो सके हर बुजुर्ग अगर ये तैयार कर दें तो दो गिल्ट फैक्टर जो है बच्चों को कि हम ये नहीं कर सके वो कम हो जाता। यानी मुझे वेंटिलेटर पे मत डालो, मुझे ट्यूब फीडिंग मत दो, मुझे, तो इससे आपकी तकलीफ भी बच रही, बच्चों का खर्चा बच रहा है, बच्चों को आपको देख के जो तकलीफ हो रही वो भी बच रही। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसमें हमारे पास ज़्यादातर ये है कि वी विल नॉट प्रेफर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर जान जाना है तो घर में जाएं और हमारे चहीते लोगों के बीच में जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ेस जैसे अब ब्लड प्रेशर और शुगर है, ये तो हर बुजुर्ग को तकरीबन लिपटा है। लेकिन इसके लिए हम लोग बार बार हर महीने ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं ताकि आप अपने घर में बैठ के देखो, और नॉलेज भी ये दे रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ का मैनेजमेंट आपके अपने हाथ में है। आप किसी और के भरोसे नहीं रह सकते, आपके हाथ में है आपकी तब्दीली लाना। तो अब जब ये जज्बा आ जाता है सीनियर में तो धीरे धीरे ये, और इमरजेंसी रूम के विजिट्स जब कम हो जाते हैं तो इंश्योरेंस का भी बहुत फायदा होता जी। तो ये देखिए, और इंडिया में इंश्योरेंस उतना है नहीं। अब वाइट कार्ड वालों को तो है सहूलत, बड़े बड़े हॉस्पिटल चले जाओ वहाँ पर भी वाइट कार्ड एक्सेप्टेड है, लेकिन अब जिसके पास मिडिल क्लास इंश्योरेंस नहीं है उनको बहुत मार पड़ती है। और विदाउट, आपको पेशेंट एक बार चला जाता है आपके हाथ से इमरजेंसी रूम में, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई हम वेंटिलेटर लगा रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये काम होते जाते और बिल चढ़ता जाता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वेंटिलेटर पे रख देना उस तरीके से जब उस एज में जब आपको लग रहा है कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं अपने अस्पतालों को कि वहाँ पर आपके पास चॉइसेस बहुत नहीं रह जाती हैं। अक्सर कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ने जो कह दिया करना है। इवन उन लोगों को भी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बासलाहियत हैं, पैसा भी है, रुतबा भी है, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, मैं कैसे नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा है कि मरीज़ को वेंटिलेटर पे ले जाना है और अगर मैं मना करूंगा तो लोग सोचेंगे कि साहब पैसा बचा रहे हैं। ये तो एक हुई, लोगों को हम समझा सकते हैं।
अस्पतालों को भी साथ भी तो कुछ करने की ज़रूरत लगती है। जो बड़े बड़े अस्पताल, इनके साथ कैसे किया जाए कि ये भी तो कुछ सोचें, क्योंकि इंसान तो फैसला लेने में थोड़ा सा कश्मकश में रहता है, फैसला ले भी नहीं पाता है अस्पताल के आगे, डॉक्टर के आगे। तो आप लोग क्या कुछ इसमें भी कर रहे हैं कि अस्पतालों के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ, जो अस्पतालों का मैनेजमेंट है, उनको भी कुछ इस हवाले से थोड़ा हमें सेंसिटाइज, थोड़ा सा हसास बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बहुत टारगेट पॉइंट पे है ये बात। फिजिशियंस ऑर्डर्स एक नोट रहती है बाहर, जो अगर आपका हाल ऐसा है कि आपको फ़ायदा हो सकता है ये मशीनों से, तो वो फिजिशियंस ऑर्डर्स विल ओवररूल योर विशेस। जी जी जी। तो ये बात वहाँ वेस्ट में चल रही है और मिनिमल यूज़ होता है उसका। और यूथनेशिया भी बहुत हो गया वहाँ पर कि हमारे को चॉइस है कि बस अब बस है ज़िंदगी, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बात अपने पास अभी है नहीं, तो और होनी भी नहीं चाहिए शायद। ये एक बहुत बड़ा मसला है जी यूथनेशिया का। लेकिन ये कि अगर हॉस्पिटल्स में आप जैसे कह रहे हैं, ज़्यादा हमदर्दी के लिए अपील की जाए डॉक्टर्स से। और मेरा खुद अपना तजुर्बा रहा है कि जब हम पेशेंट को साथ लेके जाते हैं तो डॉक्टर पेशेंट की आंख में आंख डाल के बात करके उससे नहीं पूछता है सवाल। जो अटेंडेंट साथ है वो उनको तो इग्नोर कर दिए पेशेंट को, अब अटेंडेंट से पूछे जा रहे हैं। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती थी कि भाई पेशेंट आपके सामने है, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, उससे बात कीजिए, अटेंडेंट तो सिर्फ साथ है। तो ये मैनर्स अपने फिजिशियंस में बहुत कम है। और जल्दी जल्दी बढ़ाना, तो मैक्सिमम पेशेंट्स देख लो, तो वक्त नहीं है फिजिशियन के पास इंडिया में। पॉपुलेशन हमारा इतना ज़्यादा है। ये काफ़ी अच्छा है मैम, और काफ़ी देखिए आपने बड़े अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सेहत के हवाले से, दोबारा अलमीरा जैसे तस्वुर को आप लेकर आ रही हैं, तो काफ़ी ये दिलचस्प है और इस पर हम लोग अभी गुफ्तगू और आगे जारी रखेंगे। दोस्तों, फिर वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। आप सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एम्बुलेंस की तारीख और इस अहम इजाद के बारे में जिसने मेडिकल सर्विस के निज़ाम को एक नई शक्ल दी। सन 1792 में फ्रांस की फ़ौज के मशहूर सर्जन डोमिनिक जान लागे ने पहली बार एक ऐसी तिब्बी गाड़ी का तस्वुर पेश किया जिसे फ्लाइंग एम्बुलेंस कहा गया। ये दरअसल घोड़ों से खींची जाने वाली एक तेज़ रफ्तार गाड़ी थी जिसका मकसद जंग के मैदान में जख्मी फौजियों तक जल्द पहुंचना और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना था। इससे पहले जख्मी फौजियों को इलाज के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन लागे के इस इजाद ने जंगी मेडिकल सिस्टम को बदल कर रख दिया। इनकी एम्बुलेंस में जख्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, इब्तदाई इलाज करने और तिब्बी सामान रखने की सहूलत मौजूद थी। दिलचस्प बात यह है कि लागे मरीजों का इलाज उनके ओहदे या रुतबे की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी चोट की शिद्दत के मुताबिक करते थे। इसी सोच से टियाज का तस्वुर सामने आया जिसमें ज़्यादा ज़रूरत वाले मरीजों को पहले इलाज दिया जाता था। वक्त के साथ एम्बुलेंस मज़ीद जदीद हो गई और आज ये जान बचाने वाले मेडिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एम्बुलेंस सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि उम्मीद, खिदमत और इंसानियत की अलामत है।
दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे अवैध के साथ। आज फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. दोस्तों, फिर से खैर मकदम है आपका रेडियो मानू 90.0 FM। और आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा को, जिन्होंने काफ़ी हद तक हमें बहुत खूबसूरती से बताया बुज़ुर्गों के हवाले से, और दोबारा जो तंजीम है जो आज हैदराबाद शहर में बहुत सरगर्म है, उसकी बड़ी बड़ी सरगर्मियों के हवाले से। मैम, मन तो कर रहा है कि इस प्रोग्राम को काफ़ी हम लंबा चलाएं, लेकिन हर प्रोग्राम का वक्त मुतय्यन होता है, इसलिए अब मैं चाहूँगा कि दो चीज़ों की तरफ आप ज़रूर इशारा करें। एक तो हम अपने तालीमी इदारों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नए नज़रिए के एतबार से, बुज़ुर्गों की तरफ नए नज़रिए को बनाने के लिए, और दूसरा आप क्या एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को और इस समाज को कि किस तरीके से बुज़ुर्गों को देखा जाए और बुज़ुर्गों के साथ किस तरीके से हमें अब इंगेज करना चाहिए? जी, ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। सीनियर एंगेजमेंट सबसे बड़ा मसला है। सीनियर एंगेजमेंट में ये है कि सीनियर सिटीज़न की क्या दिलचस्पी है वो आप मालूम करिए, उसका शौक़ पूरा करिए और उसको उस रास्ते पर लेके चलिए। अब किसी को, जैसे बहुत कहते थे लोग जब हम दोबारा शुरू करेंगे, ये उम्र में दोस्ती हो ही नहीं सकती जी, पुराने दोस्त छूट गए, अकेले पड़ गए। ये सच नहीं है। अब जैसे अब हमारे पास हर हफ्ते थर्सडे को ओपन हाउस वगैरह होता है, कई लोकेलिटीज़ से लोग आते हैं, कई वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आ रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई घर हाउसवाइफ है, लेकिन ऐसे ऐसे उनके बॉन्ड्स बने हैं और एक दूसरे का वो रहता, मिलने की ख्वाहिश रहती, फ़ोन नंबर से खैरियत पूछी जाती, तो एक इंटरडिपेंडेंसी हो जाती है। आप नए दोस्त किसी भी उम्र में बना रहे हैं और कर रहे हैं, और बच्चों के साथ भी यही है बॉन्डिंग जो होती। अब हमारे एक प्रोग्राम होता, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि हर साल नुमाइश को ले जाते हैं बुज़ुर्ग लोगों को, और ये अंडर प्रिविलेज्ड ओल्ड एज होम्स से ज़रूर ले जाते हैं। तो हम जब अपील करते हैं तो काफ़ी फंडिंग आती है, गाड़ियाँ ड्राइवर के साथ भिजा देते हैं लोग, तो ओल्ड एज होम से उनको पिकअप करके ले आते। नुमाइश वाले बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो अब तकरीबन 110 व्हीलचेयर, 250 वॉलंटियर, अलग अलग व्हीलचेयर भी हम लेते हैं, एक 10-20 हॉस्पिटल से थोड़े थोड़े उसी दिन लेते हैं, सुबह में उसी शाम वापस हो जाते हैं। तो ये सब कोऑर्डिनेशन हमारे को स्कूल के बच्चे वॉलंटियर ही करते हैं। और ये जो वॉलंटियर्स रहते, एक एक व्हीलचेयर के साथ 3-3 बच्चे होके ऐसा उनको तजुर्बा देते, ट्रेन पे भी बिठा के सारी पुरानी यादें दिलाते। तो ये जज्बा जो नॉस्टैल्जिया का है, यानी मैं ऐसा करा था या करी थी, अब फिर से हो सकता, ये बड़ा अहम है बुज़ुर्गों के लिए। जी। और स्टूडेंट्स भी जब ये नोटिस करते हैं, आप अभी बोले कि इदारों में क्या किया जाए, तो हम हर इदारे से बुला रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक हमारे पास अभी ख़त्म हुआ है, कुछ लम्हे माँ के नाम। अब ये एक मुशायरा था, एक पोइट्री थी, वो अपने माँ की ज़िंदगी में मिसेस फरीदा हुसैन कर नहीं सकी। ये जस्टिस MR अंसारी की क्या बोलते हैं,
अहलिया जी जी। मिसेस बेगम खतीजा अंसारी थी, जो बहुत शौक़ था उनको शेर शायरी का, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नहीं हो सका बीमारी के तरफ से। अब उनके बरसी पे हर साल हमारे पास स्कूल के बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं, और ईमेल से आ रहे हैं पोइट्री ओरिजिनल 4 लाइन आप बोल के जाइए, या इतनों को हम जब अकोमोडेट नहीं कर सकते तो जजेस हमारे पूरे सीनियर सिटीजन्स ही होते हैं, हर एक को एक इम्पॉर्टेंस दिया जा रहा है कि भाई माँ के ऊपर आप 4 लाइन बोलो। तो ये जज्बा जब शुरू हो जाता है कि हम सीनियर सिटीजन्स के साथ जुड़ेंगे और काम करेंगे, तो घर में भी माहौल बच्चों का बदल जाता। और अपने घर में बेशक बात नहीं करेंगे शायद अपने ननियाल ददियाल में, लेकिन जब बाहर आते तो बच्चा कुछ अलग हो जाता, इतने सलीखे हो जाते हैं, सलीकामंद काम करते हैं बच्चे, और इस तरह से मदद करते हैं लोगों की, आप हैरान हो जाएंगे। तो ये एक्सपोजर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स। प्रिंसेस नीलोफर दवाखाने को भी हम हर साल 4 जनवरी को ले जाते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि कभी ये बच्चे देखे ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और प्रिंसेस नीलोफर की बर्थडे है 4 जनवरी को। हमारे सीनियर सिटीजन्स छोटे छोटे बॉनेट्स बनाते हैं, छोटी ब्लैंकेट बनाते हैं, तो हम शुरू करें 30 ब्लैंकेट या 30 बॉनेट से, आज हम 200 बांटते हैं हर जनवरी। तो हर जगह से ये हो रहा है, बच्चे और बड़े मिल के जा रहे हैं दवाखाने में, तो कोई किसी को संभाल रहा है, कोई, और आपको एक्सपोजर हो रहा है। मैम बहुत खूब, मैं समझता हूँ आपने और आपकी तंजीम दोबारा ने हैदराबाद शहर को बुज़ुर्गों के साथ इंगेज करने का पूरा एक नया नज़रिया दे दिया है। मुझे लगता है कि इस पे दोबारा की जो पूरी सरगर्मियां हैं, इस पे एक और हमें बड़ा प्रोग्राम करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जल्दी फिर कभी मोहतरमा मतीन साहिबा से मिलेंगे, लेकिन इतने कम वक्त में उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बताया कि बुज़ुर्गों को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए, और कैसे हम नौकरी के हवाले से रिटायर्ड तो होते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी से रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि आपकी अपनी पर्सनालिटी ये बता रही है कि देखिए इस उम्र में संस्था चला रही हैं, अलग अलग सरगर्मियां कर रही हैं, और कैसे जब हमने मौक़े के रास्ते खोले, उन मौक़ों को खोला, तो बुज़ुर्ग अफराद आ रहे हैं सरगर्म, उनका भी मन करता है मॉल जाने का, उनका भी मन करता है शायरी में बैठने का, उनका भी मन करता है गुफ्तगू करने का। और मैं समझता हूँ उनके जब उन्होंने पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी एक हिसाब से वो फना कर देते हैं अपने परिवार के लिए, तो ज़रूरी है कि हम उनके हुकूक को भी समझें, उनकी आवाज़ को भी समझें, उनके फ़ैसलों को भी समझें, और वो उनके फ़ैसले अपनी ज़िंदगी से भी मुताल्लिक़ हैं, जायदाद से भी मुताल्लिक़ हैं, जीना कैसे है, अस्पताल कैसे जाना है, ये सब चीज़ें बहुत अहमियत की हामी हैं। मैं समझता हूँ हमारे साथियों को, सुनने वालों को आज एक नया तजुर्बा का एहसास हुआ होगा कि हमें उम्र को और बुज़ुर्गियत को कैसे देखना चाहिए। मैम, अभी प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, रेडियो मानू 90.0 FM में शिरकत करने के लिए, और इंशाल्लाह फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Society Matters on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।